Hello everyone. So today we are going to start with new point, that is nothing but Hooke's law. Whenever we are talking about the Hooke's law, Hooke's consider some assumptions here. So यहाँ पे उन्होंने जो हुक्स ने जो assumptions consider किए हैं, कौन कौन से assumptions consider किए हुए वो पहले देखेंगे, बिकॉज उन्होंने कुछ assumptions पहले consider किए, उस assumptions के consider करके उन्होंने अपना हुक्स लॉ बना दिया. तो assumptions हुक्स लॉ के अंदर कौन कौन से थे, सिर्फ हम assumptions पहले देखेंगे. Assumptions. So in case of that assumption, so first assumption is nothing but जो first assumption था Hooke's का, तो वो first assumption था कि material should be homogeneous and isotropic. Material should be homogeneous. जो भी material होगा वो क्या होना चाहिए, homogeneous and isotropic. जो भी मटेरियल जो टेस्टिंग के अंदर आप कंसिडर करने वाले हो वो क्या होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए या आइसोट्रोपिक होना चाहिए. अदरवाइज आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो भी मटेरियल होगा उसका जो केमिकल कंपोजिशन होगा क्या होना चाहिए, वो थ्रू आउट सेम होना चाहिए. जो यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि केमिकल कंपोजिशन शुड बी सेम थ्रू आउट मेरा केमिकल कंपोजिशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. तो ये फर्स्ट अजम्पशन हुक्स ने कंसिडर किया था. सेकंड अजम्पशन जो हुक्स ने कंसिडर किया था वो सेकंड अजम्पशन था कि जो भी मटेरियल होगा उस मटेरियल के अंदर कोई भी स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा. क्या बोला था उन्होंने कि सेकंड अजम्पशन, नो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन. अब इस नो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है कि ये भी हमने अजम्पशन ऑलरेडी देखे हुए हैं. उसका मतलब क्या है, उस मटेरियल्स के अंदर नो क्रैक्स होने चाहिए, ना वाइड्स होने चाहिए, वहाँ पे कोई भी एरिया के अंदर या उसके जो भी प्लेनर सेक्शन होगा उसके अंदर क्या होनी चाहिए, कोई भी कट नहीं होना चाहिए. अगर कोई भी कट हो जाएगा यहाँ पे या कोई भी हमने शेप चेंज कर दिया तो वहाँ पे स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते. तो वहाँ पे जब अजम्पशन कंसिडर कर रहे थे तो वहाँ पे उन्होंने बोला था कि वहाँ पे स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन वाला फंडा नहीं होना चाहिए. थर्ड जो अजम्पशंस उन्होंने कंसिडर किया था, हुक्स ने जो थर्ड अजम्पशन कंसिडर किया था, व्हेनेवर मटेरियल इन लोडिंग, जब मटेरियल लोडिंग के अंदर होगा तो उसके अंदर कोई भी टेम्परेचर चेंजेस नहीं होनी चाहिए. अदरवाइज जो भी मटेरियल, जब अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो मटेरियल क्या हो जाएगा, ईजिली फ्लो हो जाएगा. तो यहाँ पे जब हुक्स बता रहे थे कि जब भी आप लोडिंग कंडीशन में कोई अपनी बॉडी होगी या लोडिंग कंडीशन आप यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के अंदर अपने लोड के अंदर लगा दिया तो वहाँ पे टेम्परेचर चेंजेस नहीं होना चाहिए. सो नो टेम्परेचर चेंजेस व्हेनेवर लोडिंग, जब लोडिंग होगी तो टेम्परेचर चेंजेस नहीं होनी चाहिए. जो लास्ट अजम्पशन उन्होंने बताया था, लास्ट अजम्पशन क्या बताया था कि जब लास्ट अजम्पशन में बताया था कि मटेरियल इज इलास्टिक और डिफॉर्मेबल होना चाहिए. मटेरियल क्या होना चाहिए, इलास्टिक और डिफॉर्मेबल होना चाहिए. ऑलरेडी हम सभी प्रॉपर्टीज देखी हुई है हमने, तो उन्होंने लिखा था कि मटेरियल शुड बी डिफॉर्मेबल. ये सब अजम्पशंस उन्होंने पहले बताए कि इतने अजम्पशंस, उतने पैरामीटर्स हमें कंसिडर करने पड़ेंगे. उस कंसिडर करने के बाद उन्होंने अपना लॉ सामने रखा. तो हुक्स लॉ क्या बताया था, इसके आगे हम देखेंगे. हुक्स लॉ ने जो क्या बताया था कि हुक्स ने बताया था कि मटेरियल, जो भी मटेरियल होगा जब आप लोडिंग कंडीशन में होगा, जो हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो उन्होंने बताया कि हुक्स लॉ बता रहा है कि विद इन इलास्टिक लिमिट बताया था. पहले क्या बताया था, विद इन इलास्टिक लिमिट. बट हम एग्जैक्टली क्या बोलेंगे, वेल विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट. क्या बोल रहे हैं हम, प्रोपोर्शनल लिमिट. जो भी हुक्स लॉ ने बताया कि प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर, प्रोपोर्शनल लिमिट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि जो भी हुक्स लॉ वैलिड कर रहा है वो विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट होना चाहिए. जो भी हुक्स लॉ वैलिड कर रहा है किसके अंदर होना चाहिए, विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट हो रहा है. विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. ये किसने बताया, हुक्स ने बताया. विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. उसको ही बोलते हैं हम हुक्स लॉ. उसको ही क्या बोलते हैं हमने, हुक्स लॉ. तो जैसे हमने पहले चैप्टर्स में पढ़े, पहले पॉइंट्स में हमने पढ़ा हुआ है
कि टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस पड़े हुए, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स पड़े हुए, तो उसके साथ साथ उन्होंने एक इलास्टिक कांस्टेंट्स का भी इन्वेंशन किया, इलास्टिक कांस्टेंट्स का भी इन्वेंशन किया। तो बहुत सारे इलास्टिक कांस्टेंट्स भी हम देखेंगे। तो इसके साथ जो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन था, तो डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास स्ट्रेसेस है, डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास स्ट्रेन्स भी है, डिफरेंट टाइप्स की क्या है, स्ट्रेन्स भी है। तो जब भी हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के पैरामीटर्स आएंगे, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएंगे, तो हमारे पास देखो स्ट्रेस होगा तो हमारे पास डायरेक्ट स्ट्रेस में था कि ट्रांसवर्स स्ट्रेस था, हम उसको नॉर्मल स्ट्रेस बोल रहे थे। नॉर्मल स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल स्ट्रेन, ऐसा भी बोल सकते हो। नॉर्मल स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल स्ट्रेन, ये एक पैरामीटर हो गया। उसके बाद हमने देखा था कि शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन, इसके बाद हमने ये भी देखा था कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, भी ये कंसेप्ट भी देखा था। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हम सिग्मा वी लिखेंगे। सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो ये हुक्स ने बताया विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर। तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है, जब आप इक्वेट करोगे तो कुछ कांस्टेंट से वहाँ पे मल्टीप्लाई होंगे, और उसी कांस्टेंट्स को हमने इलास्टिक कांस्टेंट नाम दिया गया। इलास्टिक कांस्टेंट्स नाम दिए गए। तो इसके साथ हम देखेंगे कि भी इलास्टिक कांस्टेंट्स कौन कौन से हैं। जब भी हम देख रही है तो इलास्टिक कांस्टेंट, तो हुक्स लॉ ने क्या बताया कि विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। उसके साथ हम अभी देखेंगे इलास्टिक कांस्टेंट कौन कौन से इलास्टिक कांस्टेंट है। इलास्टिक कांस्टेंट में फर्स्ट जो आ रहा है, फर्स्ट जो हमने स्ट्रेस देखा, जो फर्स्ट देखा कि नॉर्मल स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल स्ट्रेन। जब इसको इक्वेट करोगे, आप इसको जब इक्वेट करोगे तो एक कांस्टेंट आ रहा है, दैट कांस्टेंट इज नथिंग बट इस कांस्टेंट को बोलेंगे E इज नथिंग बट क्या हो गया, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन, एंड दैट E इज नथिंग बट यंग्स मॉड्यूलस, इसको हमने नाम दिया यंग्स मॉड्यूलस। उसको आप ये भी बोल सकते हो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मीन्स प्रॉब्लम में कोई भी वर्ड आएगा तो आपको E ध्यान रखना पड़ेगा, या आप इसको इलास्टिक मॉड्यूलस भी बोल सकते हो, तो ये E हो गया। क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस, जब नॉर्मल स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नॉर्मल स्ट्रेन, तब एक कांस्टेंट उभर के आ रहा है। उस कांस्टेंट को हमने नाम दिया यंग्स मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और उसको आप बोलते हैं इलास्टिसिटी मॉड्यूलस। सेकंड जो कांस्टेंट था, सेकंड जो कंडीशन थी अपने पास, सेकंड जो स्ट्रेस था क्या था, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। अभी ये दोनों, ये यहाँ पे मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन अभी मैं निकाल रहा हूँ, तो इसको इक्वेट करूंगा तो वहाँ पे और एक कांस्टेंट जनरेट हो रहा है, उसी कांस्टेंट को हम नाम दे रहे हैं कि मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ये टाउ जब इक्वेट करूंगा तो ये होगा मल्टीप्लाई विद दैट कांस्टेंट G, and that constant G is nothing, capital G, that constant capital G is nothing but, देखो G is nothing but tau upon phi, it is nothing shear stress by shear strain। तो that G is nothing but हम इसको नाम दे रहे हैं कि modulus of rigidity, modulus of rigidity और rigidity modulus और रिजिडिटी मॉड्यूलस। तो ये मेरे दो कांस्टेंट हो गए। तो इसके साथ और एक इलास्टिसिटी कांस्टेंट था कि हमने कौन से पैरामीटर कंसीडर किया था, अभी यहाँ पे हमने नेक्स्ट पैरामीटर कंसीडर किया था, ये था कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। जब इसको इक्वेट करूंगा तो और एक कांस्टेंट जनरेट हुआ, दैट कांस्टेंट इज नथिंग बट बल्क मॉड्यूलस, और उस बल्क मॉड्यूलस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं K। तो K इज नथिंग बट क्या हो गया, बाय स्ट्रेन। तो ये मेरा K हो गया।
उस के को नाम दिया बल्क मॉड्यूलस। के इज नथिंग बट वेयर के इज बल्क मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस। और उसी को हम बोलते हैं कि डायलेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, डायलेशन कांस्टेंट भी बोला जाता है। तो कभी भी आप एग्जाम में आया तो आपको क्या होना चाहिए, के रिप्रेजेंट करना चाहिए। सो यहाँ पे जो स्ट्रेन था, यहाँ पे जो स्ट्रेन वाला पैरामीटर है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज नथिंग बट वॉल्यूम चेंज, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। सो ये एक कंसेप्ट यहाँ पे आया, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। सो ये क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे वॉल्यूम जो होगा ये मोस्ट प्रोबेबली जो आपका जो स्ट्रेस होगा ये व्हेनेवर ये वॉल्यूम बल्क मॉड्यूलस कहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे आपके फ्लूइड के अंदर में कोई भी पार्टिकल या कोई भी पार्ट या कोई भी बॉडी मैंने फ्लूइड के अंदर फेंक दी, तो वहाँ पे जो थ्रू आउट फोर्सेस आ रहे हैं या प्रेशर आ रहा है, दैट क्या है कि उसको कॉम्प्रेस कर रहा है। तो जब कॉम्प्रेस करेंगे जो ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या होगा, निगेटिव केस में आएगा, यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव केस में आ रहा है। तो ये यहाँ पे जैसे आप ड्रॉ कर रहे हो, देखो यहाँ पे ये जो कंसेप्ट आ रहा है, तो इस कंसेप्ट में हमने देखा कि चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम देख दिया। तो इसके साथ ये जो वॉल्यूम है, सॉरी यहाँ पे जो स्ट्रेस है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जो है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जो है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज नथिंग बट ये कब आएगा ये स्ट्रेस, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस वाला कंसेप्ट व्हेनेवर बॉडी इज इन अ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पे क्या लगेगा, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। व्हेनेवर जब हाइड्रोस्टैटिक फोर्स उसके ऊपर अप्लाई होगा तो ये अपना बल्क मॉड्यूलस वाला कंसेप्ट आएगा, बल्क मॉड्यूलस वाला कंसेप्ट आएगा। सो यहाँ पे आप प्रेशर पी भी लिख सकते हो, यहाँ पे प्रेशर इस स्ट्रेस की जगह पे आप प्रेशर पी भी लिख सकते हो, डीपी आप चेंज इन प्रेशर लिख सकते हो। चेंज इन प्रेशर मीन्स जैसे ही आपने किसी बॉडी को अपने वाटर के अंदर फेंक दिया तो वो क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली जब पोजीशन चेंज करेगा तब प्रेशर भी मेरा चेंज होता जाएगा। तो हमने यहाँ पे डीपी कंसिडर कर लिया। तो ये मेरे इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं, इलास्टिक कांस्टेंट है। अब इस इलास्टिक कांस्टेंट का भी एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ रिलेशंस है, इलास्टिक कांस्टेंट्स का भी कुछ ना कुछ रिलेशन है। तो ये हम रिलेशन भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी कांस्टेंट है, सबसे बड़ा कांस्टेंट है ये यंग्स मॉड्यूलस, ये यंग्स मॉड्यूलस सबसे बड़ा कांस्टेंट है। इसके साथ इट इज़ अ ग्रेटर वन, उसके साथ सेकेंड वाला जो है के है, इसके साथ क्या है, सबसे लोएस्ट कौन सा है, जी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो ये क्वेश्चन सीधा सीधा आपके एग्जाम्स के अंदर आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा कौन है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, उसके साथ क्या है, बल्क मॉड्यूलस उसके बाद है, उसके बाद कौन सा है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो ये आपका उसका सीक्वेंस रहेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इंक्रीज सबसे बड़ा कौन है, इलास्टिक मॉड्यूलस है, उसके बाद कौन है, बल्क मॉड्यूलस है, और सबसे लास्ट में कौन है, रिजिडिटी मॉड्यूलस है, रिजिडिटी मॉड्यूलस है। तो ये आपके इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में हो गया, ये आपके इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में हो गया। अभी हम देखेंगे कि इस इलास्टिक कांस्टेंट में आप डिटेल में अभी हम जाके देखेंगे कि इसमें कौन कौन से पैरामीटर और इंपॉर्टेंट है। तो ऑलरेडी हमने 3 कांस्टेंट देखे थे, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी देखा था, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी देखा था एंड बल्क मॉड्यूलस, ये 3 कांस्टेंट देखे थे। अभी ये जो है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है या यंग्स मॉड्यूलस है, इट इज इंडिपेंडेंट पैरामीटर, इंडिपेंडेंट, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। बट इसके ऊपर 2 कांस्टेंट डिपेंड है, ये कौन से डिपेंड है, मेरा के भी डिपेंड है एंड जी भी डिपेंड है। सो दीज आर द इंडिपेंडेंट पैरामीटर, मीन्स ये जो कांस्टेंट है, ये ई जो है ये इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है, दिस इज डिपेंडेंट कांस्टेंट, डिपेंडेंट कांस्टेंट, ये भी डिपेंडेंट कांस्टेंट है, डिपेंडेंट कांस्टेंट है। बाद में हम जाके देखेंगे कि हर एक पार्ट को डिस्क्रिप्टिवली। सो इसके साथ ही साथ नेक्स्ट और एक कांस्टेंट आता है, मीन्स जो मटेरियल्स के अंदर आता है वो है पॉइजन्स रेशियो। कौन सा है, पॉइजन्स रेशियो। सो पॉइजन्स रेशियो, ये जो कांस्टेंट है पॉइजन्स रेशियो, ये भी एक इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है पॉइजन्स रेशियो। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं म्यू। अभी पॉइजन्स रेशियो क्या है, देखो पॉइजन्स रेशियो अगेन इट इज, जब भी हमने ये पॉइजन्स रेशियो कंसेप्ट कब आया, जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे तो मेरी लेंथ इंक्रीज हो रही थी एंड क्या हो रही थी, विड्थ वाला पैरामीटर क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। इसके साथ ही ये कंसेप्ट आ गया, उसको कंसिडर करते ये कंसेप्ट आ गया। तो उसमें क्या है कि ये है लैटरल स्ट्रेन, ये कंसेप्ट क्या है, लैटरल स्ट्रेन
डिवाइडेड बाय लीनियर स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लीनियर स्ट्रेन। तो ये लैटरल स्ट्रेन बाय लीनियर स्ट्रेन इज नथिंग बट ये क्या है, पॉइजन्स रेशियो। जब लैटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन कंसिडर कर रहे हैं, देखो जब भी मैं कोई एक बॉडी कंसिडर कर रहा हूँ, जब भी मैं बॉडी कंसिडर कर रहा हूँ, तो इसके ऊपर ये रॉड हमने कंसिडर कर लिया, इसको मैंने फोर्स अप्लाई किया। जब मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरी लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बट मेरी जो विड्थ है वो डिक्रीज हो रही है। मीन्स ये वाला जो लैटरल स्ट्रेन वाला कंसेप्ट है, लैटरल वाला, लीनियर मीन्स अलोंग द लेंथ, जहां पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो अलोंग द लेंथ, आप जब फोर्स अप्लाई कर रहे हो, एंड लैटरल मीन्स उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो लैटरल स्ट्रेन में आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मीन्स ये जो स्ट्रेन अगर हम कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। ये भी जो विड्थ मैंने लिखी थी या बेट लिखूंगा तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रही है मीन्स वो क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। तो इस केस में जो म्यू वाला कंसेप्ट है, जो म्यू है पॉइजन्स रेशियो है, ये क्या रहेगा, निगेटिव साइन में रहेगा। ये क्या रहेगा, निगेटिव साइन में रहेगा। सो म्यू इज इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल्स टू लैटरल स्ट्रेन, लैटरल माइनस साइन आएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय लीनियर स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लीनियर स्ट्रेन। ये क्या आएगा, एक कांस्टेंट है। ये क्या है, ये कांस्टेंट है। ये भी कांस्टेंट, इट इज अगेन इंडिपेंडेंट कांस्टेंट, इंडिपेंडेंट कांस्टेंट। ये भी क्या है, इंडिपेंडेंट कांस्टेंट। जब भी आप मटेरियल्स के अंदर जाओगे तो जो मटेरियल्स के अंदर जो आइसोट्रोपिक मटेरियल होगा, होमोजीनियस होगा, ऑर्थोगोनल होगा, हम देखेंगे कि कांस्टेंट कैसे कैसे वेरी होते हैं। सो ये पॉइजन्स रेशियो, तो पॉइजन्स रेशियो इज म्यू इज नथिंग बट लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लीनियर स्ट्रेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके साथ अभी हम देख रहे हैं कि इसकी कुछ वैल्यूज भी है, इसकी कुछ वैल्यूज है। तो पॉइजन्स रेशियो हमको रिप्रेजेंट करने के लिए आता है, बहुत बार आपको पॉइजन्स रेशियो रिप्रेजेंट करने के लिए आता है। सो पॉइजन्स रेशियो की रेंज क्या होती है, देखो रेंज ऑफ पॉइजन्स रेशियो। तो पॉइजन्स रेशियो की रेंज क्या होगी, ये भी मैं रब कर रहा था, lateral strain divided by linear strain. So Poisson's ratio, range of Poisson's ratio हम लिखेंगे यहाँ पे, range of म्यू की रेंजेस क्या होती। सो फर्स्ट मैं कंसिडर कर रहा हूँ, देखो Poisson's ratio, म्यू अगर निगेटिव टू 0.5 तो मैक्सिमम जो पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू रहेगी ये क्या रहेगी, 0.5। तो ये जनरली हम जनरल मटेरियल्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ जनरल मटेरियल्स, पॉजिटिव टू निगेटिव अब 0.5 तक हो सकती है, निगेटिव टू। अगर मैं इंजीनियरिंग मटेरियल्स की बात करूंगा, तो ये म्यू की वैल्यू जो है, म्यू की वैल्यू होती है 0 से लेके 0.5 तक। ये कहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग मटेरियल्स के अंदर, इंजीनियर मटेरियल। जब इंजीनियरिंग मटेरियल्स के बारे में देख रहा हूँ तो पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू क्या है, ये 0 टू लेके 0. थर्ड जो म्यू की रेशियो, हम म्यू का पैरामीटर देख रहे हैं, तो म्यू इज निगेटिव। जब हम बायोलॉजिकल मटेरियल्स कोई भी बोलेंगे, बायोलॉजिकल मटेरियल्स, तो आप आपकी नर्वस सिस्टम भी बोल सकते हो बायोलॉजिकल मटेरियल है। तो ये जब नर्वस सिस्टम और बायोलॉजिकल मटेरियल्स जब बोल रहे हैं तो यहाँ पे आपका पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। बायोलॉजिकल मटेरियल्स वहाँ पे आपकी पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। जस्ट वैसे ही और एक म्यू की वैल्यू रहती है, जैसे म्यू की वैल्यू 0 रहती है, म्यू की वैल्यू एग्जैक्टली 0 रहेगी। कहाँ पे, जब क्वार्क मटेरियल, ये क्वार्क मटेरियल नथिंग बट क्वार्क, आप जो केमिस्ट्री लैब्स में आपके अंदर जो कांच के बॉटल्स रहते हैं, उस कांच के बॉटल्स के जो ढक्कन जो लगाते हो, ये किसका रहेगा, ये क्वार्क का रहेगा। तो क्वार्क का पॉइजन्स रेशियो मीन्स लैटरल, कितना भी टेम्परेचर घटने दो, कितना भी टेम्परेचर बढ़ने दो, वहाँ पे क्या कहेगा, लैटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन 0 रहेगा। लैटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन क्या रहेगा, 0 रहेगा। इसलिए हम वहाँ पे हम कांच के बॉटल के लिए हम ये क्वार्क मटेरियल यूज़ किया जाता है। वैसे ही ये सब इनकॉम्प्रेसिबल मटेरियल बोले जाते हैं। इनकॉम्प्रेसिबल मटेरियल, ये इनकॉम्प्रेसिबल मटेरियल है, जो इनकॉम्प्रेसिबल की मटेरियल है, इनकॉम्प्रेसिबल मटेरियल के लिए मैक्सिमम पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू रहती है 0.5 तक। ये कहाँ पे हमें, इनकॉम्प्रेसिबल मटेरियल्स के लिए, इनकॉम्प्रेसिबल मटेरियल्स के लिए म्यू की वैल्यू रहेगी। जैसे हम स्टील बोला जाता है, हमें म्यू की वैल्यू स्टील के लिए बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो स्टील में आपका म्यू की वैल्यू है 0.2 से लेके 0.27 तक आप यूज़ कर सकते हो, या 0.3 तक भी बोल सकते हो। तो 0.2 से लेके 0.3 तक आप स्टील इसके अंदर वेरी हो जाता है। तो स्टील की पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू इतनी रहेगी।
सो ये एक पॉइजन्स रेशियो के बारे में था। ये क्या था आपके पॉइजन्स रेशियो के बारे में था। तो ये पॉइजन्स रेशियो की रेंजेस यहाँ पे आपको सीधे सीधे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पॉइजन्स रेशियो के पैरामीटर्स कैसे चेंज हो रहे हैं, पॉइजन्स रेशियो के पैरामीटर्स कैसे चेंज हो रहे हैं। सो ये पॉइजन्स रेशियो हो गया। इस पॉइजन्स रेशियोज के साथ जितने भी कांस्टेंट, मैंने 4 कांस्टेंट अभी बताए, मेरे पास अभी 4 कांस्टेंट है। देखो कौन कौन सा है। एक ई है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ये इंडिपेंडेंट है। इसके बाद जी है, ये डिपेंडेंट है। उसके बाद के है, ये भी डिपेंडेंट है। इसके बाद म्यू है, ये भी इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट। तो अगर मैं कोई मटेरियल बोलूँगा तो मटेरियल्स के अंदर ये 4 कांस्टेंट रहेंगे। इस 4 कांस्टेंट में इंडिपेंडेंट 2 है और डिपेंडेंट 2 है। तो यहाँ पे इनके बीच में कुछ रिलेशंस भी फाइंड आउट किए हुए। तो ये रिलेशंस का हर एक डेरिवेशन में अभी यहाँ पे नहीं बताऊंगा। पहले आपको रिलेशंस, एग्जाम्स में सीधे सीधे जो क्वेश्चंस आते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ये आपके रिलेशंस के ऊपर आते हैं। तो हम पहले रिलेशंस देखेंगे कि रिलेशंस के अंदर, इन कॉन्स्टेंट्स के अंदर रिलेशन क्या क्या है। तो हम पहले रिलेशन देखेंगे। कॉन्स्टेंट्स के क्या देखेंगे, हम यहाँ पे रिलेशन देखेंगे। सो रिलेशन बिटवीन ई रिलेशन बिटवीन ई जी के एंड म्यू, ई जे के एंड म्यू। सो फर्स्ट रिलेशन जो है ई का है। ई सबसे बड़ा कौन है अभी इसमें, ई सबसे बड़ा है, इसके बाद के है, इसके बाद जी है। ऑलरेडी हमने ये पैरामीटर्स देखे हुए, इसके ऑलरेडी हमने ये पैरामीटर्स देखे। इट इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ई इज इक्वल्स टू 2g, ये इसका हम डेरिवेशन भी देखेंगे, अलग अलग डेरिवेशन देखेंगे। ई 2g प्लस म्यू, 2g प्लस 1 म्यू। g इज नथिंग बट मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, म्यू इज नथिंग बट पॉइजन्स रेशियो। इसके साथ जो नेक्स्ट रिलेशन है, E इज इक्वल्स टू 3k 1 माइनस 2 म्यू, 3k 1 माइनस 2 म्यू। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो अगर आप देखोगे, ये जो वाले रिलेशंस आपको मोस्ट केसेस में PSUs के अंदर पूछे जा सकते हैं। PSUs के अंदर सीधा क्वेश्चन आएगा, इसके अंदर PSUs के अंदर गेट के अंदर सीधा क्वेश्चन आएगा, सीधा रिलेशन के ऊपर आएगा। MPSC महाराष्ट्र इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर आएगा, MPSC के अंदर आएगा, MES के अंदर आएगा, RTUs में आ सकता है। ये सीधा इसके रिलेशन के ऊपर आपको क्वेश्चन आएगा, इसके रिलेशन के ऊपर को सीधा आपको क्वेश्चन आएंगे। इसके साथ और आप म्यू का रिलेशन होगा या आप ई का रिलेशन, और एक ई का रिलेशन है, ये मोस्ट केसेस आपको PSUs के अंदर पूछा जाता है। मोस्ट केसेस में 9 kg इज इक्वल्स टू 3k प्लस जी, 9 kg 3k प्लस जी। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये ओनली एंड ओनली PSUs एंड IAS के अंदर ये इस टाइप के क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकते हैं, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये रिलेशन आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशंस है, इस रिलेशन के ऊपर आपको क्वेश्चन आएगा। अभी हम इसके हर एक का डेरिवेशन, इसके डेरिवेशंस आप यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए इसके डेरिवेशंस आते हैं, तो हम ये डेरिवेशंस हम इसकी डेरिवेशंस हम देखेंगे कि इसका डेरिवेशन कैसे कैसे ये फाइनल इक्वेशन आपको आया। बट अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये आपको सीधा ध्यान रखना है, सीधा याद ही करना है, इसके आगे आपको कुछ नहीं, इसके आगे आप कुछ नहीं। अभी हम एक टेबल देखेंगे, इस टेबल्स के अंदर आपको कांस्टेंट कितने, इंडिपेंडेंट कांस्टेंट कौन से, इसके ऊपर भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आने के चांसेस है। तो उस टेबल को यहाँ पे मैं कांस्टेंट, जो भी जितने भी हमने कांस्टेंट देखे, उस कांस्टेंट डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स होंगे, उसमें से टोटल कांस्टेंट कितने हैं और इंडिपेंडेंट कांस्टेंट कौन कौन से, ये एक पैरामीटर हम देखेंगे। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, यहाँ पे आपको सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है। तो फर्स्ट जो है मैं टेबल बना रहा हूँ, ये आपको ध्यान, कोई भी एग्जाम जा रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है इसका कि कौन कौन से कांस्टेंट है। मैं फर्स्ट इसमें लिख रहा हूँ मटेरियल, सेकंड में लिख रहा हूँ टोटल कांस्टेंट कितने हैं, टोटल कांस्टेंट कितने हैं, और उसमें से भी इंडिपेंडेंट कांस्टेंट कितने हैं, इंडिपेंडेंट कांस्टेंट कितने हैं, इंडिपेंडेंट कांस्टेंट। सो फर्स्ट जो मटेरियल है वो है आइसोट्रोपिक मटेरियल, आइसोट्रोपिक मटेरियल। जब भी हम आइसोट्रोपिक मटेरियल के बारे में जिक्र करेंगे तो फर्स्ट जो है तो टोटल कांस्टेंट आएंगे मेरे पास 4। आइसोट्रोपिक मटेरियल होगा तो मेरे पास टोटल कांस्टेंट आएंगे 4। टोटल कांस्टेंट कौन कौन से हैं, E, K, G एंड म्यू। इसमें से भी
इंडिपेंडेंट कांस्टेंट कौन से है कि वो ये है दो, ये कौन से है ई एंड म्यू, ये दोनों मेरे इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है। सेकेंड मटेरियल जो है वो है ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल। ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल, ऑर्थो का मतलब क्या है, वो परपेंडिकुलर रहेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस। तो ये टोटल कांस्टेंट मेरे पास है 4, टोटल कांस्टेंट क्या है 4 है। तो एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा, ये जेड एक्सिस होगा। तो हर एक कांस्टेंट के अलोंग एक्स डायरेक्शन अलग रहेगी प्रॉपर्टी, अलोंग वाई डायरेक्शन अलग रहेगी, अलोंग जेड डायरेक्शन अलग रहेंगे। तो ये 3 × 4 ये कितना होगा 12 कांस्टेंट हो जाएंगे। इसमें क्या हो जाएंगे 12 कांस्टेंट हो जाएंगे। और इसमें से जो इंडिपेंडेंट रहेंगे वो 9 रहेंगे। इंडिपेंडेंट कितने रहेंगे 9 रहेंगे। ध्यान रखना ये आपको गेट होगा या PSUs होगी, कोई भी PSUs होगा, इसके अंदर सीधा सीधा आपको ये PSUs होगी, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। RTO होगा या MES की कोई भी एग्जाम होगी, सिविल होगा या मैकेनिकल होगा, इसमें आपको 100% एक क्वेश्चन सीधा आपको पूछे जाएंगे इंडिपेंडेंट कांस्टेंट कितने हैं। सो ये ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल के लिए था। नेक्स्ट जो मटेरियल है एनआइसोट्रोपिक मटेरियल। नेक्स्ट जो कांस्टेंट है एनआइसोट्रोपिक मटेरियल, अनआइसोट्रोपिक मटेरियल। अभी अनआइसोट्रोपिक मटेरियल जब देखेंगे तो इसमें जो टोटल कांस्टेंट है वो इन्फिनिटी है। टोटल कांस्टेंट कितने हैं इन्फिनिटी है। और इसमें से जो इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है वो 21 है। वो कितने हैं 21 है। सो दिस टेबल इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। मोस्ट प्रोबेबली आपको इतना तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। कौन सा आइसोट्रोपिक वाला। अगर कहीं PSUs के अंदर पूछा जाएगा, ये PSUs के अंदर बार्क होगा या इसरो का कोई एग्जाम होगा, इसके अंदर ये आपको पूछा जा सकता है PSUs के अंदर, PSUs के अंदर। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा आपको। सो ये टोटल मेरे कांस्टेंट है। तो ये आपको इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में हो गया, हुक्स लॉ के बारे में हो गया।